तो फेज कंट्रोल रेक्टिफायर में देखेंगे एक होता है हाफ वेव, सिंगल फेज हाफ वेव, फेज कंट्रोल रेक्टिफायर। तो इसमें यहाँ पे क्या होगा कि कितने थरिस्टर का यूज करोगे आप, ओनली वन। कम्यूटेशन कौन सा यूज करते हैं, कम्यूटेशन कौन सा यूज करते हैं, क्लास एफ, है ना, नेचुरल कम्यूटेशन जो है ना, उसको यूज करते हो। तो यहाँ पे ये लोड है, यहाँ पे ये इसकी आउटपुट वोल्टेज और ये इसकी आउटपुट करंट और ये इसका एससीआर हो गया, थरिस्टर हो गया ये, ठीक। तो यहाँ पे सबको पता है कि फेज कंट्रोल रेक्टिफायर जो होता है वो कैसे कंट्रोल करता है। तो फेज कंट्रोल रेक्टिफायर जो है इसमें हमारी क्या होती है, इनपुट वोल्टेज, तो ये इसमें इनपुट वोल्टेज है ये, और अभी जो हम एज्यूम कर रहे हैं वो कैसा लोड है, रेजिस्टिव लोड है। तो ये जो हाफ वेव है ये सिर्फ क्या करेगा, एक हाफ साइकिल को ही आउटपुट में कंडक्ट करता है, ये तो सबको पता है। तो आउटपुट जो है इस प्रकार का रहता है ना, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, और ये इसकी यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, अब इसकी जो आउटपुट साइकिल है उसको क्या करेंगे, हम कंट्रोल करेंगे। तो कैसे कंट्रोल करेंगे, तो पॉजिटिव साइकिल के समय क्या होगा, ये प्लस माइनस, पॉजिटिव साइकिल को क्या करेगा, ये कंडक्ट करेगा। नेगेटिव साइकिल के समय में क्या हो जाएगा, पोलैरिटी रिवर्स, तो पोलैरिटी रिवर्स मतलब रिवर्स बायस में आ जाएगा, तो इसको ये कंडक्ट नहीं करेगा। तो हमेशा एक हाफ साइकिल को कंडक्ट करता है, ठीक। अब यहाँ पे एससीआर के गेट पर हम क्या करते हैं, ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई करते हैं, और ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई करके हम क्या करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि इसको कितनी वोल्टेज पर ब्रेक ओवर करना है, ठीक। तो मान लीजिए कि इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू इंक्रीज हो रही है और इस वोल्टेज पर हम क्या कर रहे हैं, इसको ट्रिगर कर रहे हैं। उसके पहले ये एससीआर क्या है, यहाँ पे ये टर्न ऑफ है, तो ये जो एंगल है इस एंगल को क्या बोलोगे, फायरिंग एंगल, ठीक। तो इस एंगल को हम बोलेंगे फायरिंग एंगल। तो सभी के लिए जो ये फायरिंग एंगल है इसकी वैल्यू कैसी होगी, सेम। तो जो इसके लिए साइकिल के लिए फायरिंग एंगल होगा वही इस साइकिल के लिए भी फायरिंग एंगल होगा, ठीक है। फायरिंग एंगल की जो वैल्यू है उसको हम वेरी कर सकते हैं ना, फायरिंग एंगल की वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो। कैसे करते हैं फायरिंग एंगल को चेंज, गेट करंट की वैल्यू के मैग्नीट्यूड को चेंज करके, ठीक। तो गेट करंट का मैग्नीट्यूड यदि इंक्रीज करते हैं, गेट करंट का मैग्नीट्यूड यदि इंक्रीज करते हैं तो ब्रेक ओवर वोल्टेज क्या होती है उसकी, डिक्रीज होती है। तो ब्रेक ओवर वोल्टेज यदि उसकी डिक्रीज होगी तो फायरिंग एंगल की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। फायरिंग एंगल डिक्रीज होगा तो कंडक्शन एंगल जो होता है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो ये हमारा हो गया फायरिंग एंगल, और ये जो एंगल है इसको क्या बोलोगे, कंडक्शन एंगल। तो इस समय थरिस्टर जो T1 है वो कंडक्शन करेगा, ठीक, ये फायरिंग एंगल, और इस समय थरिस्टर जो T1 है वो यहाँ पे कंडक्शन करेगा, ठीक। अब आउटपुट में यदि रजिस्टिव लोड है तो करंट कैसी रहेगी, सेम, जैसा इसका वेवफॉर्म बनेगा वैसा ही करंट का वेवफॉर्म रहेगा। तो रजिस्टिव लोड के केस में करंट की वेवफॉर्म का शेप कैसा रहेगा, सेम। तो इस प्रकार से हमको आउटपुट करंट यहाँ पर मिलेगी, ठीक। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर में जो इसकी एवरेज आउटपुट वोल्टेज है, तो आपको याद रखनी है कि इसकी एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या होती है, तो वी एम अपॉन 2 पाई 1 प्लस कॉस एल्फा, जहाँ पे अल्फा क्या है, फायरिंग एंगल है, ट्रिगरिंग एंगल है, ठीक। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है कि यदि बोलेगा स्पीड कंट्रोल के लिए, तो स्पीड कंट्रोल में, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हाफ वेव रेक्टिफायर का एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या होती है, ठीक। तो बाकी तो सबको पता है कितने डिग्री के लिए कंडक्शन करता है एससीआर, यहाँ पे 180 डिग्री के लिए कंडक्शन करता है, ठीक। इसके बाद में हमने देखा था यहाँ पे कि
यदि इसमें जो लोड होगा वो कैसा होगा, आरएल लोड होगा, ठीक है। तो आरएल लोड की कंडीशन में क्या होता है, यदि यहाँ पे लोड रजिस्टिव लोड नहीं है, रजिस्टिव लोड को रिमूव कर दिए और लोड कैसा हो गया विद आरएल लोड, तो लोड कैसा है ये, आरएल लोड है ये। तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या होता है कि इंडक्टर लगा हुआ है, वो करंट के राइज होने का भी अपोज करता है और करंट के डिक्रीज होने का भी अपोज करता है, ठीक। तो हम देखते हैं कि जो इंडक्टर है ये करंट के राइज होने का भी अपोज करेगा और करंट के डिक्रीज होने का भी अपोज करेगा। तो जैसे ही हम यहाँ पे थरिस्टर को टर्न ऑन करेंगे, ठीक, तो आउटपुट में वोल्टेज अपीयर हुई। तो जैसे ही हम थरिस्टर को ट्रिगर करेंगे तो आउटपुट में वोल्टेज अपीयर होगी, लेकिन आउटपुट की जो करंट है वो करंट इंस्टेंटली राइज नहीं होगी। तो आउटपुट की जो करंट है उसके राइज होने के टाइम में क्या होगा, ऐसा डिले हो जाएगा। तो करंट जो है ऐसे इंक्रीज होगी, ठीक। अब उसके बाद में देखेंगे कि ये वोल्टेज क्या हो गई, जीरो, आउटपुट वोल्टेज क्या हो गई, जीरो। बट जो थरिस्टर है ये क्या करेगा, कंडक्शन करेगा। क्यों कंडक्शन करता है कि यहाँ पे जब होता है पॉजिटिव, ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक, उस समय ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो करंट जब यहाँ फ्लो होती है तो इंडक्टर में क्या होती है, एनर्जी स्टोर होती है। तो उसकी ई एल जो है इंडक्टर में, है ना, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसकी पोलरिटी ऐसा रहेगी। जब उसको आपने ऑफ हो गया है, ऑफ होने के बाद में करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जब करंट का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा तो इसकी पोलरिटी क्या होती है, रिवर्स हो जाती है। तो ये इसको क्या करता है कि यदि यहाँ पे वोल्टेज जीरो भी हो जाएगी और यहाँ वोल्टेज नेगेटिव है, तब भी ये क्या रहेगा, फॉरवर्ड बायस में रहेगा। तो वो टर्न ऑफ वहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो जब टर्न ऑफ नहीं हो पाएगा तो जो करंट है वो इस एंगल से ज़्यादा कंडक्शन करती है, ठीक है। तो ये जो एंगल होता है इस एंगल से ज़्यादा कंडक्शन करती है, मतलब आपका एस अभी टर्न ऑफ नहीं हुआ है, ठीक। तो एस जो होगा वो इस एंगल तक कंडक्शन करता है, इस एंगल तक कंडक्शन करता है। तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे एक्सटिंक्शन एंगल बोलेंगे, ठीक। तो ये हो गया आपका अल्फा, ये हो गया फायरिंग एंगल, ठीक, अल्फा। और ये हो गया आपका कंडक्शन एंगल बीटा, और उसको बीटा बोलते हैं। और गामा को गामा है ना, उसको बीटा बोल देते हैं, इसको बीटा बोलते हैं, इसको बीटा बोला है। तो बीटा जो है वो क्या है आपका यहाँ पे, ये एक्सटिंक्शन एंगल, ठीक। तो बीटा आपका क्या हो गया, यहाँ पे एक्सटिंक्शन हो गया। और कंडक्शन एंगल जो है वो कंडक्शन एंगल कहाँ से कहाँ तक हो गया आपका, तो यदि यहाँ पे देखेंगे, ठीक, तो ये एक्सटिंक्शन एंगल हो गया और कंडक्शन एंगल कहाँ से कहाँ तक हो गया, यहाँ से यहाँ तक। इतने समय तक एस क्या कर रहा है, कंडक्शन कर रहा है। तो उसको किससे शो कर रहे हैं, गामा से। तो अल्फा जो है ये फायरिंग एंगल है, फायरिंग एंगल को अल्फा से डिनोट किए, एक्सटिंक्शन एंगल को बीटा से डिनोट किए हैं और गामा से डिनोट किए हैं यहाँ पे कंडक्शन एंगल। तो जो कंडक्शन एंगल है इसकी वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे बढ़ जाती है, एक्सटिंक्शन एंगल तक बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे भी वैसी कंडीशन आएगी सेम, है ना। तो जितने भी बार ट्रिगरिंग करेंगे, जितने भी बार पॉजिटिव साइकिल को कंडक्ट करेगा, हर समय यही कंडीशन वहाँ पे आएगी। तो थरिस्टर जो होता है अब वो यहाँ से यहाँ तक क्या कर रहा है, ये कंडक्शन कर रहा है, ठीक। तो ये एक्सटिंक्शन एंगल यहाँ पे मिल जाता है। तो इसकी जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज होती है, इसकी एवरेज आउटपुट वोल्टेज का फार्मूला थोड़ा सा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, तो वी एम अपॉन 2 पाई रहेगा, ठीक है। तो कॉस अल्फा माइनस क्या होगा, कॉस बीटा, यानी फायरिंग एंगल और एक्सटिंक्शन एंगल दोनों की कोसाइन वैल्यू का डिफरेंस रहेगा, ठीक। तो ये किस लोड में आएगा, यहाँ पे आर एल लोड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए किसका यूज करेंगे, फ्री व्हीलिंग डायोड का, ठीक। तो अब यहाँ पे जो आर एल लोड है और उसके साथ क्या यूज करेंगे, फ्री व्हीलिंग डायोड एफ डी को यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लगा देंगे एक फ्री व्हीलिंग डायोड एफ डी लगा देंगे यहाँ पे। तो इस तरह से ये फ्री व्हीलिंग डायोड को कनेक्ट कर देंगे, ठीक।
तो जब हम फ्री व्हीलिंग डायोड को कनेक्ट करेंगे तो अब क्या होगा, अब जैसे ही ठीक है, तो अब क्या होगा, अब जैसे ही यहाँ पे हमने इसको टर्न ऑन किया, टर्न ऑन करके फायर किया, तो यहाँ पे ये इतनी आउटपुट वोल्टेज आपको देगा। ठीक, और इसके कारण आपकी क्या होगी, यहाँ पे ये करंट कंडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आपका जो करंट है वो यहाँ पे कंडक्ट हुई। अब करंट कंडक्ट होने के बाद में आउटपुट वोल्टेज क्या हो गई, जीरो। ठीक है, मतलब सोर्स वोल्टेज आउटपुट में अपेयर नहीं होगी। लेकिन फिर से यहाँ पे करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज होगा। फिर से इसमें क्या होगी, ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी। ठीक, तो इस सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो पोलैरिटी है वो पोलैरिटी कैसी रहेगी, ये पहले वाली पोलैरिटी है, ये सेकंड वाली पोलैरिटी है, तो सेकंड पोलैरिटी रहेगी। तो इस पोलैरिटी के कारण देखेंगे कि ये डायोड कौन से बायस में आ जाएगा, फॉरवर्ड। तो इस इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर है उस एनर्जी को यहाँ पे क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। ठीक, तो आपका एस जो ये टर्न ऑफ हो जाएगा अपने प्रॉपर टाइम पे, 5 पीरियड में। लेकिन आपके इंडक्टर में स्टोर एनर्जी को ये डायोड क्या करेगा, लोड में कंडक्ट करेगा। तो लोड में जो करंट है ये करंट यहाँ पे जीरो नहीं होगी, तो आउटपुट करंट की वेव फॉर्म क्या होगी, इंप्रूव हो जाएगी। फिर अगेन फिर से एस सी आर यहाँ पे क्या होगा, टर्न ऑन होगा। तो टर्न ऑन होगा तो फिर से करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ऐसा इंक्रीज होगा। तो हम देखेंगे आउटपुट में जो करंट है पहले क्या थी, डिसकंटिन्यू थी। अब आउटपुट करंट क्या हो जाएगी, वहाँ पे कंटिन्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि फ्री व्हीलिंग डायोड जो है इसका जब हम यूज़ करते हैं तो इसकी क्या क्या एडवांटेज होती है। ठीक है, कि ये लोड करंट की वेव फॉर्म को क्या करता है, इंप्रूव करता है। ठीक है, कि फ्री व्हीलिंग डायोड जो है ये क्या करता है, लोड करंट की वेव फॉर्म को इंप्रूव करता है। जो इसके इनपुट पावर फैक्टर को इंप्रूव करता है। इनपुट पावर फैक्टर का मतलब क्या होता है कि जो इनपुट में पावर दे रहे हैं, है ना, और आउटपुट की जो पावर है दोनों का क्या होगा, रेशियो होगा। तो इनपुट की पावर को आप लोगे वी आई कॉस फाई में, और आउटपुट की पावर को लोगे वी ए में, वोल्ट एम्पियर में। तो इनपुट पावर और आउटपुट पावर दोनों का क्या है, रेशियो, तो उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, पावर फैक्टर बोलते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, पावर फैक्टर। तो इसको पावर फैक्टर यहाँ पे बोलते हैं। तो पावर फैक्टर जो है, इनपुट पावर जो है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे इंप्रूव होती है। ठीक, तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है, पावर की जो वैल्यू, पावर फैक्टर की जो वैल्यू है वो क्या होती है, इंप्रूव होती है। दूसरा याद करना है, लोड करंट की वेव फॉर्म का शेप क्या होता है, इंप्रूव। लोड क्या करेगा, बेटर परफॉर्म करेगा। अब लोड पहले से ज़्यादा बेहतर कार्य करेगा, ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर थी कन्वर्टर में, इस इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर थी उसको हमने क्या किया, यूटिलाइज किया। तो ये सब इसकी एडवांटेज होती है। मेन एडवांटेज क्या है यहाँ पे, वेव फॉर्म जो है आउटपुट करंट की उसके शेप को क्या करता है, ये इंप्रूव करता है। अब इसकी जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज है, एवरेज आउटपुट वोल्टेज का फार्मूला क्या हो जाएगा, सेम। अब इसमें एक्सटिंक्शन एंगल नहीं है, तो जो पहले हमने पढ़ा था 1 + cos अल्फा, तो जब एक्सटिंक्शन एंगल होगा तभी क्या लेना है, cos अल्फा माइनस cos बीटा लेना है। ठीक है, और एक्सटिंक्शन एंगल नहीं है, फ्री व्हीलिंग डायोड यूज कर लियो, तो फार्मूला क्या रहेगा, सेम 1 + cos अल्फा ही वहां पे रहेगा। इसके बाद मैंने लिखा था आर एल ई लोड। आर एल ई लोड पढ़े थे, इसमें है कि यदि लोड कैसा होता है, यहाँ पे आर एल ई लोड होता है। तो जैसे कि डीसी मोटर का आर्मेचर होता है, तो डीसी मोटर के आर्मेचर में क्या होती है, बैक ईएमएफ, है ना। तो उसको हम क्या बोल देते हैं कि वो क्या है, एक आरएलई लोड है। तो यदि इस प्रकार का लोड है, ये बैक ईएमएफ ऑफ आर्मेचर है, ये इस प्रकार से। ठीक, तो इस प्रकार का जो लोड है, तो इस लोड में जो थरिस्टर को टर्न ऑन करने के लिए जो फायरिंग एंगल की वैल्यू होती है, उस फायरिंग एंगल की वैल्यू को कौन डिटरमाइन करता है, यहाँ पे कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो ये जो वोल्टेज है ना, ये वोल्टेज को हम क्या शो करेंगे कि ये कौन सी वोल्टेज है, ये डीसी वोल्टेज है, ये डीसी वोल्टेज है आपकी। ठीक, अब डीसी वोल्टेज जो है, ये ई जो है, ई ना, डीसी वोल्टेज मतलब क्या है, ये ई। अब ये जो ई है, ये इस थरिस्टर को क्या कर रही है, रिवर्स बायस में रखने की कोशिश कर रही है कि नहीं।
यदि यहाँ पे देखेंगे ये क्या कर रही है, पॉजिटिव क्रिएट कर रही है, तो इसको क्या कर रही है, रिवर्स बायस में। यदि मान लो इसकी वैल्यू है यहाँ पे 10 वोल्ट, यहाँ पे 0 है, तो ये रिवर्स बायस में ऑन ही नहीं होगा गेट ट्रिगिंग करने पर भी। ठीक, ये वोल्टेज इंक्रीज होते होते कितना आना चाहिए, कम से कम 10 वोल्ट। यदि आपका आइडल थरिस्टर है तो तब गेट ट्रिगिंग करेंगे तो क्या होगा, ये टर्न ऑन होगा। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वो इंक्रीज होते होते यहाँ तक आएगी, तब हम क्या कर सकते हैं, एससीआर को ट्रिगर कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो फायरिंग एंगल है, इस फायरिंग एंगल की वैल्यू को कौन डिटरमाइन कर रहा है, यहाँ पे बैटरी ईएम। ठीक, तो यहाँ पे इसकी जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू का इक्वेशन है, ये इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। ठीक, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू का इक्वेशन क्या होता है, वी एम साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, अल्फा। ठीक, हमको फायरिंग एंगल यहाँ पे निकालना है, तो ये v किसके बराबर है, e के बराबर है ना। तो e बाई क्या लिखेंगे, वी एम लिख देंगे, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा v, v यानी e, e बाई वी एम, और साइन इनवर्स भी लेना पड़ेगा, साइन इनवर्स। ठीक, e बाई वी एम, e बाई वी एम। तो ये जो एंगल है, ये इसका क्या होगा, मिनिमम फायरिंग एंगल होगा। ठीक है, इससे कम एंगल पे इसको फायर नहीं कर सकते हैं। तो यदि पूछा आरएलई लोड में मिनिमम वैल्यू ऑफ फायरिंग एंगल को कौन डिटरमाइन करता है, तो बैटरी ईएमएफ। तो बैटरी ईएमएफ उसको यहाँ पे डिटरमाइन करती है, तो ये मिनिमम वैल्यू ऑफ फायरिंग एंगल यहाँ पे इसका होगा। ठीक, समझ में आया। तो इसमें जो है ये एफडी का यूज नहीं करते हैं, इसमें एफडी का यूज यहाँ पे नहीं करेंगे। तो जब इसमें एफडी का यूज नहीं करेंगे तो इसमें भी क्या होगा, यहाँ पे एक्सटिंक्शन एंगल होगा। ठीक, तो आपका जो थरिस्टर है वो इस पॉइंट पे ट्रिगर होगा। ठीक है, इस पॉइंट पे ट्रिगर होगा, और उसके बाद में ये क्या होगा, इसका ये एक्सटिंक्शन एंगल हो जाएगा। ठीक, फिर इस तरह से ये डीसी बैटरी की वोल्टेज शो कर रहा है, और डीसी बैटरी की वोल्टेज के साथ में फिर ये आपका ये एक्सटिंक्शन एंगल हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो वेव फॉर्म है वोल्टेज के लिए यहाँ पे बनेगी। ठीक है, और जो करंट की वेव फॉर्म है, करंट की वेव फॉर्म फिर कंटिन्यूस यहाँ पे नहीं रहेगी, क्योंकि एवरी यूज नहीं कर रहे हो। तो करंट की वेव फॉर्म क्या हो जाएगी, डिसकंटिन्यू हो जाएगी। तो करंट की वेव फॉर्म कब कब डिसकंटिन्यू होती है, तो जब जब वहाँ पे क्या होता है, एक्सटिंक्शन एंगल होता है। तो जब भी एक्सटिंक्शन एंगल होगा करंट वेव फॉर्म क्या होगी, डिसकंटिन्यू हो जाएगी। तो बोलेगा फेज कंट्रोल रेक्टिफायर में करंट वेव फॉर्म डिसकंटिन्यू कब होती है, जब उसमें एक्सटिंक्शन एंगल होता है। ठीक है, तो एक्सटिंक्शन एंगल कब होता है, जब हम आर एल लोड का यूज कर रहे हैं, दूसरा आर एल ई लोड यूज कर रहे हैं, और इनमें हम नो एफ डी, इसमें नो एफ डी फ्री व्हीलिंग डायोड का यूज नहीं कर रहे हैं, तो उस समय डिसकंटिन्यूअस करंट वेवफॉर्म आउटपुट में रहेगी। ठीक, किसका, डाइ साइनोसोडल नहीं है, ये कैसी मिलेगी, यूनिडायरेक्शनल है ना। यूनिडायरेक्शनल मतलब क्या होता है, डीसी करंट है ये, है ना, साइनोसोडल नहीं रहेगी। हम्म, हाँ बताया था ना, इंडक्टर में जब करंट यहाँ पे इंक्रीज होगी, करंट यहाँ पे क्या होगी, ऐसे इंक्रीज होगी, तो इंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी उसकी पोलैरिटी कैसी रहेगी। ठीक, जब करंट डिक्रीज होना स्टार्ट होगी तो पोलैरिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे तो रिवर्स हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करेगा ये, तो इसको क्या रखेगा, फॉरवर्ड बायस में रखेगा। तो फॉरवर्ड बायस में रखेगा मतलब इसको टर्न ऑन होने नहीं देगा, तो ये टर्न ऑन नहीं होगा। ठीक, तो ये कहाँ तक कंडक्शन करेगा, जहाँ तक करंट कंडक्ट कर रही है, तो यहाँ तक क्या करेगा, ये कंडक्शन करेगा। ठीक है, तो वो इंडक्टर के कारण ही होता है वहाँ पे। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे याद रखिएगा। इसके बाद में इसमें देखे थे फुल वेव कंट्रोल कन्वर्टर देखे थे। तो जो फुल वेव कंट्रोल कन्वर्टर होता है, ठीक है, इसमें एक क्या होता है, मिड पॉइंट, टू पल्स उसको बोलते हैं। एक होता है
फुल वेव कंट्रोलर जो है, फुल वेव कन्वर्टर। तो फुल वेव कन्वर्टर में क्या होता है, ठीक है, एक ब्रिज टाइप जो होता है और सेंटर टेप टाइप होता है ना। जो सेंटर टेप टाइप होता है उसको क्या बोलते हो आप, मिड पॉइंट, उसको बोलते हैं मिड पॉइंट। टू पल्स, इसमें कितने पल्स होते हैं, टू पल्स, तो इसको लिखते हैं M2, मिड पॉइंट टू पल्स। ठीक, तो मिड पॉइंट टू पल्स जो होता है इस प्रकार से रहता है, जैसे आपका सेंटर टेप रेक्टिफायर पढ़ते हो, तो वही है सेंटर टेप रेक्टिफायर। बस डायोड की जगह क्या लगा देते हैं यहाँ पे, SCR लगा देते हैं। तो ये आपका ये लो डायोड है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, मिड पॉइंट टू पल्स होगा। इसी तरह से यहाँ पे ब्रिज भी होगा, तो ब्रिज को लिखेंगे ब्रिज फुल वेव कन्वर्टर है, ब्रिज फुल वेव कन्वर्टर। तो इसमें इसको लिखते हैं B2। B2 क्या है, ब्रिज टाइप टू पल्स कन्वर्टर इसको यहाँ पे बोलते हैं। ठीक, तो ब्रिज टाइप जो है, ब्रिज टाइप इस तरह से बना सकते हो आप। तो इस टाइप का जो कन्वर्टर है उसको क्या बोलेंगे, ब्रिज टाइप बोलेंगे। यहाँ पे लोड लगाते हुए, ठीक, तो यहाँ पे टू थरिस्टर्स का यूज करोगे और यहाँ पे कितने थरिस्टर का यूज करोगे, फोर थरिस्टर का यूज करोगे। ठीक है, तो ये कैसा है, यहाँ पे सिंगल फेज है ना, सिंगल फेज टू पल्स है, और सिंगल फेज क्या है यहाँ पे M2 और B2। तो M2 यानी समझ जाना मिड पॉइंट टू, और B2 का मतलब समझ जाना। ठीक है, तो ये जो कन्वर्टर होते हैं इसमें जो आउटपुट वोल्टेज होती है, एवरेज आउटपुट वोल्टेज, एवरेज आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 2Vm बाई पाई इंटू कॉस अल्फा, है ना। तो हाफ वेव का भी याद है, फुल वेव का भी याद है। तो फुल वेव में होता है 2Vm कॉस अल्फा बाय पाई होती है। ठीक, तो यहाँ पे जो सिंगल फेज फुल वेव ब्रिज कन्वर्टर है उसको आगे देखेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पे जो ये कन्वर्टर होते हैं, ठीक है, इनको हम क्या करते हैं, तीन पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक क्या होता है, अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर या कन्वर्टर बोलोगे उसको। ठीक, और दूसरा क्या होता है, सेमी कन्वर्टर होता है, और एक क्या होता है यहाँ पे, फुल कन्वर्टर होता है। ठीक, तो जो होता है अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर, इसमें किसका यूज करते हो, डायोड का। इसमें आउटपुट वोल्टेज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ठीक, इसकी आउटपुट वोल्टेज और करंट ऑलवेज कैसी होती है, पॉजिटिव। ठीक, ये कौन से क्वाड्रेंट में ऑपरेट हो सकता है, केवल वन क्वाड्रेंट में ऑपरेट हो सकता है, लेकिन ये आउटपुट पावर को, वोल्टेज को कंट्रोल नहीं करेगा। तो जो सेमी कन्वर्टर है, सेमी कन्वर्टर में, ठीक है, इसमें तो सिर्फ डायोड का यूज करते हो। सेमी कन्वर्टर में हम किसका यूज करते हैं, डायोड प्लस क्या यूज करते हो, SCR, दोनों का यूज यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो डायोड और SCR दोनों को यूज करते हैं सेमी कन्वर्टर में। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। और सेमी कन्वर्टर जो है इसमें क्या होता है, लिमिटेड कंट्रोल होता है। ये तो अनकंट्रोल है, और ये कैसा होता है, इसमें लिमिटेड कंट्रोल होता है। और ये भी कैसा कन्वर्टर है, यहाँ पे वन क्वाड्रेंट कन्वर्टर है। इसको भी क्या कर सकते हो, केवल वन क्वाड्रेंट में ही इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ऑपरेट कर सकते हैं। जो फुल कन्वर्टर है, जो फुल कन्वर्टर है इसमें हम किसका यूज करते हैं, SCR ओनली, केवल SCR का यूज करते हैं। ठीक है, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, वाइड कंट्रोल कर सकते हैं, वाइड रेंज कंट्रोल। और ये जो कन्वर्टर है ये कैसे क्वाड्रेंट में ऑपरेट हो सकता है, टू क्वाड्रेंट में ऑपरेट हो सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो कन्वर्टर होता है ना, इसमें हम किसका यूज कर रहे हैं, SCR का यूज कर रहे हैं। तो SCR कैसा डिवाइस है, यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है।
तो जब यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है SCR, तो करंट का डायरेक्शन हमेशा कैसा आएगा, एक समान रहेगा, करंट हमेशा एक ही दिशा में फ्लो होगी। ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन तो फिक्स्ड रहेगा, लेकिन वोल्टेज क्या हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। तो वोल्टेज जो है पॉजिटिव हो सकती है, वोल्टेज जो है नेगेटिव हो सकती है। तो वोल्टेज यदि पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, वोल्टेज यदि नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, तो कौन से क्वाड्रेंट में ऑपरेट होता है, ये फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑपरेट होता है। ठीक, तो याद रखना है कि SCR है, ओनली SCR यूज करेंगे, जो कि एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है। यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होने के कारण करंट का डायरेक्शन फिक्स्ड रहेगा, वोल्टेज पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। तो वोल्टेज जो पॉजिटिव या नेगेटिव होगी वो किस पर डिपेंड करता है, फायरिंग एंगल पर डिपेंड करता है। कि जो ये फायरिंग एंगल है या फुल कन्वर्टर का ही है, ये किसका है, ये फुल कन्वर्टर का है। फुल वेव रेक्टिफायर मतलब क्या है, फुल कन्वर्टर है, तो उसी की ये एवरेज आउटपुट वोल्टेज का फार्मूला है। तो यदि फायरिंग एंगल जो है अल्फा, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 बट लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री होती है, तो उस समय ये कैसे वर्क करता है, एक रेक्टिफायर के समान। ठीक, और आउटपुट वोल्टेज कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। यदि ग्रेटर देन 90 डिग्री है और लेस देन और इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री है, तो उस समय ये कैसे वर्क करता है, इन्वर्टर। तो इसको क्या बोलते हैं, लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर इसको बोलते हैं। ठीक, और इस समय इसकी एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, लेकिन जब इसको हम एक इन्वर्टर की तरह यूज करेंगे तो यहाँ पे लोड कैसा जरूरी है, RLE लोड होना जरूरी है। ठीक है, यदि RLE लोड नहीं है तो फिर ये इन्वर्टिंग ऑपरेशन उसमें नहीं होगा। ठीक, इन्वर्टिंग ऑपरेशन के लिए क्या होना चाहिए, RLE लोड होना चाहिए। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। सर्वो स्टेबलाइजर में किस टाइप का सर्वो मोटर यूज करते हैं, AC या DC। तो जो सर्वो स्टेबलाइजर है ना, वो कैसा स्टेबलाइजर है वहाँ पे, सर्वो स्टेबलाइजर जो है वो कैसा स्टेबलाइजर है वहाँ पे, आपका लो पावर डिवाइस है। तो लो पावर डिवाइस है तो कौन सी सर्वो मोटर का यूज करोगे, उसमें AC का ही यूज करना चाहिए। आपको लिखवाया हूँ, देखो क्या लिखे हो उसमें, नहीं अभी सर्वो मोटर सर्वो स्टेबलाइजर में लिखे है ना, कुछ लिखे है उसमें, देख के बता दूंगा, अभी आपको ध्यान नहीं है ना, 100% गलत बता दूंगा तो गलत याद रखोगे। जहाँ तक मेरे को मेरा सोचना है कि AC सर्वो मोटर यूज़ करना चाहिए, अब बाकी देख के बताऊंगा मैं ना उसमें कि कैसा ऑपरेशन है, कौन सी मोटर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया। तो कन्वर्टर के बारे में ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि कब इन्वर्टिंग ऑपरेशन करेगा और कब ये कन्वर्टिंग ऑपरेशन करेगा। तो यहाँ पे जो लोड है वो लोड कैसा होना चाहिए, RLE लोड होना जरूरी है। ठीक, तो लोड कैसा होना चाहिए, यहाँ पे RLE लोड होना जरूरी है। ठीक, तो जो फुल कन्वर्टर होते हैं, फुल कन्वर्टर में एक्सटिंक्शन एंगल रहेगा। एक्सटिंक्शन एंगल होने के बावजूद भी इसकी जो आउटपुट करंट है वो कैसी रहेगी, कंटिन्यूअस रहेगी। ठीक है, बात समझ आ रही है कि जो हमारा फुल कन्वर्टर है, ये फुल कन्वर्टर जो अभी देख रहे हो, ये फुल कन्वर्टर में कैसा लोड यूज करोगे आप, RLE लोड। तो इसमें आप यूज करोगे RLE लोड ऐसा। ठीक, और ये आपका फुल कन्वर्टर है। तो इस फुल कन्वर्टर में RLE लोड यूज करने के बाद भी इसकी जो आउटपुट करंट है वो कैसी रहेगी, कंटिन्यूअस रहेगी। क्योंकि हाफ कन्वर्टर में क्या हो रहा था, केवल एक हाफ साइकिल आउटपुट में मिल रही थी। अब इसमें क्या होगा, आपको 2 हाफ साइकिल्स आउटपुट मिलेगी, है ना। 2 पल्स क्यों बोलते हैं, तो 2 पल्स बोलने का मतलब है कि आउटपुट में आपको कितनी साइकिल मिल रही है, यहाँ पे 2 हाफ साइकिल मिलेगी। ठीक, तो आउटपुट में जो आपकी हाफ साइकिल होंगी वो 2 हाफ साइकिल मिलेंगी इस प्रकार से। तो इसकी आउटपुट वोल्टेज की जो वेव फॉर्म है वो इस प्रकार से बनेगी। ठीक, तो जब वोल्टेज की वेव फॉर्म इस प्रकार से है तो हम देखेंगे कि यहाँ पे, ठीक है, जब ये 0 होगा तो उसके बाद में जो सेकंड साइकिल आपकी यहाँ पे आ जाएगी। तो जब सेकंड साइकिल आएगी तो वो कंडक्शन क्या कर देगी, स्टार्ट कर देगी। तो यहाँ पे इसमें जो आउटपुट वेव फॉर्म है वो क्या रहेगी, आपकी कंटिन्यूस रहेगी। ठीक है, हाफ कन्वर्टर में ही सिर्फ क्या, हाफ वेव कन्वर्टर में ही क्या होता है, यदि RL लोड है या RLE लोड है और उसमें FD का यूज़ नहीं होता है,
तो उस समय आउटपुट वेवफॉर्म कैसी होती है उसकी, डिसकंटिन्यू रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे दो हाफ साइकिल आउटपुट में दो पल्स मिल रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिल रही है, इसलिए आउटपुट वेवफॉर्म कैसी रहेगी, करंट की कंटिन्यूस रहेगी। ठीक, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो जो सेमी कन्वर्टर है, सेमी कन्वर्टर कैसा होता है, तो सेमी कन्वर्टर का जो डायग्राम है वो कैसा रहेगा यहाँ पे, तो सेमी कन्वर्टर में हम किसका यूज करते हैं, डायोड और एससीआर का यूज करते हैं। तो यदि बोलेगा कि इसमें ये डायोड हो गया, ये डायोड हो गया, तो यहाँ पे ये एक डायोड हो गया डी, ठीक, डी1, एक डायोड हो गया ये डी2, एक थरिस्टर हो गया T1 और एक थरिस्टर हो गया ये T2। ठीक, और एक यूज करते हैं किसका, एफडी का, किसका यूज करते हैं, एफडी, फ्री व्हील डायोड। तो यदि बोलेगा कि सेमी कन्वर्टर में है ना कितने कितने कंपोनेंट्स होते हैं, तो टू डायोड की थ्री डायोड, थ्री डायोड्स, क्या बोलेंगे, थ्री डायोड्स इंक्लूडिंग एफडी। तो थ्री डायोड्स होते हैं इसमें, और टू क्या होते हैं यहाँ पे, थरिस्टर होते हैं, एससीआर होते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब इसकी जो आउटपुट वोल्टेज होती है, इसकी आउटपुट वोल्टेज का फार्मूला आपको याद रखना है कि इसकी आउटपुट वोल्टेज का जो फार्मूला है वो क्या हो जाएगा, तो इसकी एवरेज आउटपुट वोल्टेज का फार्मूला है Vm अपॉन पाई 1 प्लस कॉस अल्फा, 1 प्लस कॉस अल्फा। ठीक, तो इसकी एवरेज आउटपुट वोल्टेज का फार्मूला है। तो तीनों के फार्मूले आपको याद होना चाहिए, हाफ हाफ वेव, फुल वेव, या फुल कन्वर्टर बोलो या फुल वेव बोलो, एक ही मतलब है। ठीक, और दूसरा सेमी कन्वर्टर। तो इसकी जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज है वो है Vm अपॉन 2 पाई 1 प्लस कॉस अल्फा है, और इसकी जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज है वो है 2 Vm अपॉन पाई कॉस अल्फा है, और इसकी एवरेज आउटपुट वोल्टेज है Vm अपॉन पाई 1 प्लस कॉस अल्फा। ठीक, तो मेन कंफ्यूजन इन दोनों में होगा। तो यहाँ पे देखो सेमी कन्वर्टर और हाफ कन्वर्टर दोनों का फार्मूला आपको एक समान दिख रहा है। हाफ कन्वर्टर में क्या है, डिवाइडेड बाई टू, हाफ का मतलब क्या होता है, 1/2, तो इसलिए उसको क्या करना है, आपको याद रखना है, उसमें क्या रहेगा, डिवाइडेड बाई टू। तो ऐसे याद रख सकते हो उसको, है ना, कि दोनों का फार्मूला सेम है, लेकिन इसमें डिवाइडेड बाई क्या होगा, टू, क्योंकि क्या है इसके साथ में हाफ है। अब यदि बोलता है सेम फायरिंग एंगल के लिए, सेम फायरिंग एंगल के लिए किसकी एवरेज आउटपुट वोल्टेज इक्वल होगी, हायर होगी। ठीक है, तो यदि फायरिंग एंगल आप रखते हो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो सेम फायरिंग एंगल के लिए तीनों की वोल्टेज कैलकुलेट करिए, कितनी कितनी आती है, तीनों को कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 0.5, यानी 1/2 होती है, 0.5 होती है, तो कितना हो जाएगा ये, 1.5 हो जाएगा। ठीक, तो इसको क्या लिखोगे, 1.5 डिवाइडेड बाई 2, और Vm कौन क्या हो जाएगा, पाई। ठीक, तो 1.5 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.75, और Vm बाई पाई हो जाएगा। ठीक, इसके लिए 0.5 तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 1 होगा तो Vm बाई क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। इसके लिए 0.5 तो क्या होगा, ये 1.5 टाइम्स ऑफ Vm बाई क्या होगा, पाई। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा वोल्टेज किस में मिलेगी, सेमी कन्वर्टर में मिलेगी। ठीक, तो यदि पूछता है ऐसे कि सेम फायरिंग एंगल के लिए, है ना, किस कन्वर्टर की एवरेज आउटपुट वोल्टेज हायर होगी, तो वो क्या होगा यहाँ पे, सेमी कन्वर्टर। उससे कम होगी फुल कन्वर्टर। तो डायरेक्ट यदि कैलकुलेशन करना है तो आप ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन फायरिंग एंगल चेंज हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए सबसे बेटर है फार्मूला याद रखो। ठीक, क्योंकि फायरिंग एंगल चेंज होगा तो गड़बड़ हो जाएगा फिर, है ना, यदि स्पीड कंट्रोल वगैरह देखेंगे तो उस कंडीशन में। ठीक, नोट कर लिए।
अब इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे कि जो थ्री फेज कन्वर्टर होते हैं, थ्री फेज कन्वर्टर, तो थ्री फेज जो कन्वर्टर होता है, ठीक है, इसमें होता है एक 3 पल्स, एक होता है 6 पल्स और एक होता है 12 पल्स। तो 3 पल्स कन्वर्टर होता है, 6 पल्स कन्वर्टर होता है और 12 पल्स। तो इसमें होता है 6 पल्स, सॉरी 3 पल्स। 3 पल्स जो कन्वर्टर है ये कैसा होगा, हाफ वेव। तो इसको क्या बोलोगे, 3 फेज हाफ वेव कन्वर्टर होगा ये, ठीक। और जो आपको 6 पल्स देगा, तो जो 6 पल्स कन्वर्टर होता है, ठीक, ये कैसा होगा, 3 फेज फुल वेव। तो ये क्या देगा आपको, आउटपुट में 6 पल्स देगा। या फिर एक होता है, उसको बोल सकते हैं यहाँ पे डबल स्टार, बोलते हैं डबल स्टार, ठीक। तो डबल स्टार जो होता है वो कैसा होता है, उसमें इस तरह से वाइंडिंग्स को क्या करते हैं, आपस में ऐसा ज्वाइंट कर देते हैं। तो जैसे ये एक फेज की वाइंडिंग है, ए डैश, एक है बी डैश, ठीक, और दूसरी क्या है यहाँ पे, सी डैश। तो तीनों के मिड पॉइंट को क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ पे इस तरह से क्या करेंगे, एक न्यूट्रल ले लेंगे, इन सब में क्या लगा दोगे, थर्स्ट लगा दोगे यहाँ पे, ठीक। तो इन सब से एक एक पल्स मिलेगा आपको, 1 2 3 4 5 6, ठीक। इनको कॉमन लेके आउटपुट में लोड और न्यूट्रल के साथ में उसको कनेक्ट कर देंगे। तो इस प्रकार का जो कन्वर्टर होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, डबल स्टार इसको बोलते हैं। और जो 12 पल्स होता है, 12 पल्स, 12 पल्स कन्वर्टर जो होता है, 12 पल्स कन्वर्टर किसको बोलते हैं, तो 12 पल्स कन्वर्टर का मतलब होता है, ठीक है, टू ब्रिज कन्वर्टर, कौन से ब्रिज कन्वर्टर, टू थ्री फेज, टू थ्री फेज ब्रिज कन्वर्टर कनेक्टेड इन सीरीज, वन इन डेल्टा एंड अदर इन स्टार। याद आ रहा है कि टू कन्वर्टर्स हैं थ्री फेज, एक कैसा कनेक्टेड है, डेल्टा, और दूसरा कैसा कनेक्टेड है, स्टार, और दोनों को हमने कैसे कनेक्ट कर दिया है, सीरीज में। तो वहाँ पे अब आउटपुट की पल्स कितनी हो जाएगी, 12 पल्स हो जाएगी, ठीक। तो 12 पल्स कन्वर्टर हो जाता है वहाँ पे। और उसका यूज़ क्यों करते हैं हम, ज़्यादा वोल्टेज प्राप्त करने के लिए, ठीक। कि दोनों को सीरीज में कनेक्ट किए हो तो एक कन्वर्टर की आउटपुट वोल्टेज प्लस दूसरे कन्वर्टर की आउटपुट वोल्टेज, दोनों का वोल्टेज का सम टोटल आउटपुट वोल्टेज हो जाएगी। तो आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, एक तो इंक्रीज हो जाती है, दूसरा 12 पल्स यूज़ करने से क्या होता है वहाँ पे, तो 12 पल्स यूज़ करने से रिपल इंक्रीज हो जा रहा है, रिपल इंक्रीज होने से फिल्टर करना क्या होता है, उसको ईजी हो जाता है। तो इन सब कारणों से वहाँ पे 12 पल्स कन्वर्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इस कन्वर्टर में जो हम ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं वो कैसा होता है, डेल्टा स्टार, और कैसा होता है, डेल्टा डेल्टा, दो ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, ठीक। अब जो थ्री फेज कन्वर्टर है, या कोई भी हम, है ना, थ्री फेज जो कन्वर्टर है हमारा कोई भी, इन सभी में जो भी ट्रांसफॉर्मर यूज़ करेंगे उस ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी कैसे रहेगी, डेल्टा कनेक्टेड रहेगी। तो ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी है वो डेल्टा कनेक्टेड क्यों रखते हैं, हम्म, हाँ, थर्ड हार्मोनिक को सर्कुलेटिंग क्या करती है, वो पाथ प्रोवाइड करती है, जिससे आउटपुट में डिस्टॉर्शंस वहाँ पे नहीं होता है, ठीक। तो बाकी जो इसका डिटेल नेक्स्ट क्लास में देखते हैं ना, टाइम हो जाएगा अभी।